लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट का चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस के प्रोविजंस को कवर करेंगे, जो कि सेक्शन 118 से 134 तक है। इससे पहले के जितने भी सेक्शन है वो मैंने प्रीवियस की वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप उन सेक्शन को उन वीडियो से पढ़ सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद सेक्शन 118। सेक्शन 118 कहता है हु मे टेस्टिफाई। हु मे टेस्टिफाई से मतलब क्या है कि कौन एविडेंस दे सकता है, ठीक है ना। नाउ ऑल पर्सन्स शैल बी competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind। तो सेक्शन 118 क्या कह रहा है कि सारे पर्सन्स जो हैं वो क्या है, कंपटेंट है टू टेस्टिफाई, मतलब कि कंपटेंट है एविडेंस देने के लिए, अनलेस। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कह रहा है कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि टेंडर ईयर के कारण या फिर एक्सट्रीम ओल्ड एज के कारण या फिर कोई ऐसी डिजीज है जो कि बॉडी से रिलेटेड है या माइंड से रिलेटेड है या फिर इनमें से ही रिलेटेड कोई ऐसा कॉज है, ठीक है ना, उसके कारण जो है वो क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहा है, जो भी हम उससे क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं वो उन क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहा। अगर उसको क्वेश्चंस कुछ समझ भी आ रहा है तो वो उनका रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई माना जाएगा। क्लियर। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अ लुनाटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज लुनेंसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर्स टू देम। तो लुनाटिक मतलब क्या होता है, जो पागल होता है, ठीक है, तो वो क्या है, इनकम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई के लिए, मतलब कि वो एविडेंस दे सकता है। वो एविडेंस कब दे सकता है, जबकि वो कॉन्शियस स्टेट में हो, उसे समझ आ रहा हो कि उसको हम क्या क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं और वो उसका आंसर दे पा रहा हो, ठीक है ना। वो ये बोल रहा है कि अगर वो प्रिवेंट है उसकी लुनेसी से, तब वो क्या कर सकता है, आंसर्स दे सकता है, एविडेंस दे सकता है, तब वो एक कंपटेंट है, एज ए कंपटेंट पर्सन टू टेस्टिफाई। अदरवाइज वो क्या माना जाएगा, इनकम्पिटेंट माना जाएगा। तो हमें एक ही चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या लुनाटिक पर्सन जो है वो कंपटेंट है या इनकम्पिटेंट है टू टेस्टिफाई, तो अपन को ये लिखना है कि यस, lunatic is competent to testify। Clear? Now next, सेक्शन 119, विटनेस अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली। अब ये सेक्शन उन विटनेसेस के लिए है जो कि बोल नहीं पाते, बोल के कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अ विटनेस हु इज अनएबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल एज बाय राइटिंग और बाय साइंस बाय but such writing must be written and the signs made in open court। evidence so given shall be deemed to be oral evidence। ठीक है, तो जो विटनेस बोल नहीं पा रहे वो विटनेस कैसे अपने एविडेंसेस को देंगे, ऐसे मैनर में दे जिससे कि इंटेलिजिबल हो, जिससे कि समझ आ जाए, ठीक है, सामने वाले पर्सन को। कैसे दे सकता है, राइटिंग में भी दे सकता है और साइंस के थ्रू भी दे सकता है। जब ये राइटिंग के अंदर दे रहा है तो ये क्या होना चाहिए, रिटन फॉर्म के अंदर होना चाहिए, और जब ये सिग्नेचर्स के थ्रू दे रहा है, साइन लैंग्वेज के थ्रू दे रहा है, तो ये ओपन कोर्ट में होना चाहिए, मतलब कि किसी अथॉरिटी के सामने या जज के सामने होना चाहिए। साइंस मतलब कि जो हम जेस्चर्स वगैरह, जो इनकी साइन लैंग्वेज होती है ना, वो वाला साइन, नॉट सिग्नेचर, ठीक है। तो जो साइन लैंग्वेज में देगा तो ओपन कोर्ट में देगा, और अगर राइटिंग में देगा तो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। इनके एविडेंसेस को क्या कहेंगे, ऐसे एविडेंसेस को हम कहते हैं ओरल एविडेंस, ठीक है। जो विटनेस बोल के कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और वो एविडेंस देते हैं, तो उनको हम कैसा एविडेंस बोलते हैं, ओरल एविडेंस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 119 में पूछा जाता है कि अगर एविडेंस दिया गया है तो उसको कैसा एविडेंस मानते हैं, हम उसको ओरल एविडेंस मानते हैं, ठीक है। नाउ प्रोवाइडेड if the witness is unable to communicate verbally, the court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement and such statement shall be videographed। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है तो वो क्या कर सकता है, असिस्टेंट ले सकता है इंटरप्रेटर की और स्पेशल एडुकेटर की, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। और ऐसे स्टेटमेंट जिनको रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उनकी वीडियोग्राफी होना इज कंपल्सरी, ठीक है ना, शैल बी वीडियोग्राफ, ठीक है। तो वीडियोग्राफी होना इज एन कंपल्शन। क्लियर। Now section 120, parties to civil suit and their wives or husbands, husband or wife of person under criminal trial। In all civil proceedings, the party to the suit and the husband or wife of any party to the suit shall be competent witnesses। In criminal proceeding against any person, the husband or wife of such person respectively shall be a competent witness। इसकी जो ये legal language है ना, ये थोड़ी confusing है, इसका
बहुत इजी सा मतलब है और बहुत सिंपल सा है, पर इसको बहुत घुमा फिरा के बोला है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। पहली चीज़ ये कह रहा है कि सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो भी पार्टी है ना, उनके हस्बैंड और वाइफ जो भी होंगे ना, वो कंपटेंट विटनेस है। सिंपल सी बात है, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग चल रही है और जो भी वो पार्टी, अगर उसका हस्बैंड है या फिर उसकी कोई वाइफ है, तो वो क्या है, कंपटेंट विटनेस माने जाएंगे। इतना ईजी है। सेकंड ये कह रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, सेम सिविल प्रोसीडिंग में जैसे हस्बैंड और वाइफ कंपटेंट विटनेस है किसी भी पार्टी के, सेम क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी जो है वो क्या है, कंपटेंट विटनेस है। ठीक है, किसी भी पार्टी का जो भी हस्बैंड और वाइफ है वो क्या माने जाएंगे, कंपटेंट विटनेस माने जाएंगे। सिंपल सी चीज है ये कि सिविल प्रोसीडिंग में भी हस्बैंड और वाइफ जो है किसी भी पार्टी के, वो कंपटेंट विटनेस है। सेम विद द केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, हस्बैंड और वाइफ किसी भी पार्टी के हैं तो वो कंपटेंट विटनेस है। इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर दिया है इसकी लैंग्वेज ने। क्लियर? नाउ सेक्शन 121 जजेस एंड मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 121 से 129 तक जो है ना, 121 से 129 अपना चलता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ठीक है, इनको हम कहते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ठीक है, इन लोगों के पास प्रिविलेज होता है। ठीक है, तो सेक्शन 129 से सेक्शन 121 से 129 तक कौन सी कम्युनिकेशन है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। नाउ सेक्शन 121 जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। No judge or magistrate shall, except upon the special order of some court to which he is subordinate, be compelled to answer any questions as to his own conduct in court as such judge or magistrate, or as to anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting। तो क्या कह रहा है ये, कोई भी जज और मजिस्ट्रेट जो है ना, वो बिना स्पेशल ऑर्डर के, कहाँ कहाँ का होना चाहिए वो स्पेशल ऑर्डर, जिस कोर्ट के वो सबॉर्डिनेट है। ठीक है, उससे जो हायर कोर्ट जो है, अगर वो स्पेशल ऑर्डर दे देगा तो ही वो आंसर कर सकता है, अदरवाइज उसको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता आंसर करने के लिए। किस किस के केस में, उसके कंडक्ट के केस में, उस जज और मजिस्ट्रेट का जो भी कंडक्ट है ना, उसके रिगार्डिंग में उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई कंपेल नहीं कर सकता कि आप इसका जवाब दीजिए कि आपका कंडक्ट ऐसा क्यों था। सेकंड क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो कि मजिस्ट्रेट के नॉलेज में आती है। ठीक है ना, कोर्ट के टाइम जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उस टाइम में कुछ भी चीज जो है मजिस्ट्रेट के नॉलेज में आ रही है, उसके लिए आप मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं कर सकते कि आप प्लीज हमें बताइए आपने क्या देखा, आपको क्या समझ आया, इसके लिए आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। क्लियर? बट ही मे बी एग्जामिन्ड, ये एक प्रोविजो है इसका। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि हम उसे कंपेल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स विच अकर इन हिज प्रेजेंस वाइल ही वाज सो एक्टिंग। अगर वो एज ए जज और मजिस्ट्रेट जो है किसी केस की प्रोसीडिंग में है वो, और उसके सामने कुछ ऐसी चीज हो जाती है, कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसको वो खुद देख रहा है अपनी आंखों से, तो उसके केस में जो है हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर? पहली चीज क्या कह रहा है, कोई भी जज और मजिस्ट्रेट को हम कंपेल नहीं कर सकते उसके कंडक्ट के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी चीज जो उसकी नॉलेज में आ रही है। ठीक है, अनलेस क्या होगा, अगर कोई स्पेशल ऑर्डर है किसी हायर कोर्ट का जिसके वो सबॉर्डिनेट है, अगर वहां से ऑर्डर आया है तो फिर हम उसको कंपेल कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको कंपेल नहीं कर सकते। लेकिन इसका प्रोविजो क्या कहता है, अगर उसके सामने कुछ ऐसी अकरेंस हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है उसके सामने, जिसके केस में हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बताइए ये चीज़ तो आपके सामने हुई, तो आपको तो अब आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई घटना उसके सामने घटित हो जाती है कोर्ट के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग में हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे कंपेल नहीं कर सकते। नाउ इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए, इलस्ट्रेशन से हमें क्लियर हो जाएगा कि प्रोविजो क्या कह रहा है और ऊपर की दोनों बातें क्या कह रही है। इलस्ट्रेशन ए, A on his trial before the court of session says that a deposition was improperly taken by B the magistrate। ठीक है, A जो है वो क्या कहता है कि जो डिपोजिशन थी वो मजिस्ट्रेट ने जो है इम्प्रॉपरली ली है। ठीक है ना, मजिस्ट्रेट कौन है, B। B cannot be compelled to answer questions as to this except upon the special order of a superior court। अब आप जाके B को कंपेल करके ये नहीं कह सकते हो कि बताओ बताओ आपने डिपोजिशन जो है गलत क्यों लिखी है, गलत तरीके से क्यों लिए, नहीं। लेकिन वो कब आंसरेबल होगा, जब कि स्पेशल ऑर्डर आ जाएगा सुपीरियर कोर्ट का, जिसका कि वो सबॉर्डिनेट है। अगर सुपीरियर कोर्ट उसको आस्क कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि तुमने इम्प्रॉपरली इस डिपोजिशन को क्यों लिया है, तब वो जरूर आंसर कर सकता है, अदरवाइज आप उसे कंपेल नहीं कर सकते कि प्लीज इसका रीजन बताइए। क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन बी,
A is accused before the court of session of having given false evidence before B a magistrate. तो A जो है वो क्या है, उस पर चार्जेस लगे हैं कि उसने false evidence दिए मजिस्ट्रेट के सामने. B cannot be asked what A said except upon the special order of the superior court. तो B जो है वो क्या नहीं कर सकता है, मतलब कि यहाँ पे बी से नहीं पूछा जा सकता कि ए ने जो है बी को क्या कहा, ठीक है ना. ए पे जो एक्विजिशन लगा है ना, उसने फॉल्स एविडेंस दिया है, तो बी से यहाँ नहीं पूछा जा सकता कि ए ने आपको क्या स्टेटमेंट्स दिए, ठीक है. उसके लिए यहाँ पे उसे कंपेल नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस अगर उसका सुपीरियर कोर्ट जो है बी को कह रहा है कि बताओ ए ने जो है आपको कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स किए हैं, तो बी जो है वो आंसरेबल है उस सुपीरियर कोर्ट का, अदरवाइज आप उसे कंपेल नहीं कर सकते. नाउ सी, A is accused before the court of session of attempting to murder a police officer while on his trial before B, a session judge. B may be examined as to what occurred. Now, ये proviso से related illustration है. ये illustration क्या कह रहा है कि A जो है वो क्या है, उस पर charges लगे हैं कि उसने attempt to murder किया है एक पुलिस ऑफिसर का ट्रायल के दौरान, ठीक है. ट्रायल चल रही थी मजिस्ट्रेट के सामने, सॉरी सेशन जज के सामने ट्रायल चल रही थी, और उस ट्रायल के दौरान जो है ए ने क्या किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर जो कि वहाँ खड़ा था, ठीक है. तो यहाँ पे जो है बी को क्या किया जा सकता है, एग्जामिन किया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि बताओ क्या हुआ, क्या ए ने जो है किस तरीके से पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया है. तो जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं ना उस टाइम पे कि ए ने किस तरीके से हर्ट किया उसको या उसके ऊपर हमला किया, क्या सारी चीज़ें हुई, तो उसके रिगार्डिंग में जो है यहाँ पे बी को जो है वो क्या किया जा सकता है, एग्जामिन किया जा सकता है और पूरे इंसिडेंट्स की रिपोर्ट जो है वो क्या बी से मांगी जा सकती है. आई होप आपको ये प्रोविजो भी क्लियर हुआ होगा और ये ऊपर के दोनों इलस्ट्रेशंस भी क्लियर हुए होंगे. और जब भी आप ये इलस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें पढ़ते हो ना, तो डायरेक्ट से पढ़ा करो साथ में, तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है चीज़ें और ईजी हो जाता है किसी भी प्रोविजन को समझना. ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन 122, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज. No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married person or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other. तो सेक्शन 122 ये कह रहा है कि अगर मैरिज है, कोई वैलिड मैरिज है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और उस टाइम में वो दोनों कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच की जो भी कॉन्वर्जेशन है, जो भी उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किया है, उसको जो है आप कंपेल करके नहीं कह सकते हो कि बताओ कि आपके हस्बैंड ने आपसे क्या कहा या आपकी वाइफ ने आपसे क्या कहा, ठीक है. तो ये जो कम्युनिकेशन है ये एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है. हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कुछ भी बात हो रही है उसको आप कंपेल करके नहीं पूछ सकते हो. लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, अगर हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कहा है और उसके साथ हस्बैंड ने वाइफ को कंसेंट दे दिए कि तुम इस इंफॉर्मेशन को या फिर इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकती हो, तो उसकी वाइफ जो है उसको डिस्क्लोज कर सकती है. सेम गोज विद वाइफ. अगर वाइफ जो है कुछ भी कम्युनिकेट कर रही है अपने हस्बैंड को और उसके साथ उसको कंसेंट दे रही है कि तुम जो है इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो, तब हस्बैंड जो है उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है. क्लियर. अनादर प्रोविजो, एक और पहला प्रोविजो तो था कंसेंट की बात, अगर कंसेंट दिए तो डिस्क्लोज कर सकते हैं. सेकंड प्रोविजो क्या कहता है कि अगर सूट हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही चल रहा है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही जो है क्या चल रहा है, कोई केस चल रहा है, सिविल सूट की बात हो गई, जैसे मान लो डिवोर्स चल रहा है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो वो दोनों जो है डिस्क्लोज कर सकते हैं उनकी जो भी उनकी ड्यूरिंग द मैरिज उनके बीच में जो कुछ भी बातें हुई हैं, क्योंकि दोनों के बीच का मैटर है ना अब, तो वो दोनों एक दूसरे की जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं. सेकंड क्या कह रहा है, और ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है, क्रुएलिटी वाले केसेस हो जाते हैं ना, तो इनको हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर मानते हैं, तो इन केसेस में जो है वो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. नाउ नेक्स्ट इसके केस लॉ देखते हैं. राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1954 SC 704. Remarked that the statement of the wife that the accused was seen in the early hours while it was still dark coming down the roof of his house, that he went to the coterie and came out again and had a bath and put on the dhoti again. This is not inadmissible under section 122 as it has reference to acts and conducts of the
appellant and not to any communication made by him to his wife. तो इस केस लॉ से क्या समझ में आया कि अगर किसी के कंडक्ट से रिलेटेड हमने कोई भी एविडेंस दिया है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है एज रिगार्ड टू कंडक्ट, तो वो स्टेटमेंट जो है क्या माना जाता है, एडमिसिबल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो वाइफ है वो क्या कर रही है, अपने हस्बैंड के कंडक्ट को बता रही है कि मेरे हस्बैंड जो है वो क्या थे कि बहुत जल्दी, मतलब सुबह का टाइम था, वो आए, छत से नीचे उतरे और उसके बाद वो कोठरी में गए, उसके बाद उन्होंने बाथ वगैरह लिया और फिर धोती पहनी। तो यहाँ पे वो अपने हस्बैंड का कंडक्ट बता रही है, उसने कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या बोला या मेरा हस्बैंड क्या करके आया, ये कुछ नहीं। उसने बताया कि मेरे हस्बैंड का क्या कंडक्ट था कि वो सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग नीचे उतरे छत से और उन्होंने ये सब किया। तो यहाँ पे कंडक्ट जो है वो इनएडमिसिबल नहीं माना जाता है 122 के अंदर। अगर कोई भी पर्सन जो है, हस्बैंड और वाइफ, एक दूसरे के कंडक्ट को बता रहे हैं तो उसको एडमिसिबल माना जाता है और रिलेवेंट माना जाता है। नाउ सेक्शन 122 डज नॉट अप्लाई ऑन कंडक्ट, यही बात हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, सेकंड प्रोविजन क्या है कि अगर कंसेंट दी है तो वहाँ 122 अप्लाई नहीं होता। थर्ड चीज़ क्या है, सिविल प्रोसीडिंग्स, जो अभी अपन पीछे पढ़ के आएगी। अगर उनके बीच में कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, सिविल सूट चल रहा है, उनके बीच में कोई भी मैटर चल रहा है, उस केस में वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। और फोर्थ वन इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अगर दोनों के बीच में कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, लाइक आई सेड अर्लियर क्रुएलिटी वाली चीज़ है, तो भी वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 123, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affair of state except with the permission of officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit. ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो है परमिटेड नहीं है, अलाउड नहीं है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो है उस पर्सन को पता है। हो सकता है ना वो डिपार्टमेंट का पार्ट हो, और बहुत सारी चीज़ें होती है कि बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह होती है, उसमें हम कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस करते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में पब्लिश नहीं है, लेकिन उस पर्सन को पता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो वो जो है अलाउड नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस अगर उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में से अगर परमिशन मिली हुई है, उसके ऑफिसर से, किसी हायर अथॉरिटी के ऑफिसर से उसको परमिशन मिली है, तो वो डिस्क्लोज कर सकता है। अदरवाइज वो अलाउड नहीं है ऐसी किसी भी कम्युनिकेशन को जो कि स्टेट के अफेयर से रिलेटेड हो। ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट वाली चीज़ें हों, मतलब कि जो स्टेट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, ऑफिशियल चीज़ें जो हैं वो सारी पब्लिक रिलेटेड नहीं, पब्लिक रिलेटेड तो डिस्क्लोज होती है, जो भी ऑफिशियल चीज़ें जो होती है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। Now section 124, official communications. No public officer shall be compelled to disclose communication made to him in his official confidence when he considers that public interest would suffer by the disclosure. क्या बोल रहा है ये कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है उसको कंपेल नहीं कर सकते कि डिस्क्लोज करो कम्युनिकेशन जो कि उसकी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में की गई है, ठीक है ना। लेकिन व्हेन ही कंसिडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय द डिस्क्लोजर, और उसको ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है ना वो क्या हो जाएगा, सफ़र हो जाएगा अगर मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दूंगा तो उस केस में जो है उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कि आप वो इन्फॉर्मेशन बताइए ही बताइए। क्लियर? Now section 125, information as to commission of offences. No magistrate or police officer shall be compelled to say when he got any information as to commission of any offence, and no revenue officer shall be compelled to say when he got any information as to commission of any offence against the public revenue. सेम मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को हम कंपेल नहीं कर सकते कि बताओ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आपका सोर्स बताओ कि किस सोर्स ने जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। सेम विद द केस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, आप उससे भी कंपेल करके नहीं पूछ सकते कि प्लीज़ आप सोर्स बताइए कि आपको किस सोर्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली है। क्लियर? Now explanation. Revenue officer in this section means any officer employed in or about the business of any branch of public revenue. जो भी public revenue की branch में employed है उसको हम कहते हैं revenue officer. Now next section 126, professional communication. No barrister, attorney, pleader or vakil shall at any time be permitted unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course
and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney or vakil by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the courts and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the courts and for the purpose of such employment. सेक्शन 126 जो है ना वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। इसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं? बैरिस्टर आता है, अटॉर्नी आता है, प्लीडर आता है और वकील आता है। तो ये लोग परमिटेड नहीं है, ये लोग अलाउड नहीं है अनलेस एंड अनटिल अगर इनका क्लाइंट जो है इनको कंसेंट दे देता है कि यस आप डिस्क्लोज कर सकते हो तो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो लोग अलाउड नहीं है। कोई भी कम्युनिकेशन हुई हो उनके बीच में इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट होता है ना, अटॉर्नी वकील, हम जैसे अभी अब अटॉर्नी बैरिस्टर और ये वकील लोग होते हैं, क्लाइंट जो है सारी चीज़ें अपने वकील को बताता है, एक एक सारा ब्यूरो जो है अपने एडवोकेट को देता है। तो इसका मतलब ये नहीं ना एडवोकेट जाके उसकी इन्फॉर्मेशन को थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज कर दे, क्योंकि ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से क्लाइंट और उसके अटॉर्नी वकील और इनके बीच में ही रहनी चाहिए ना, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है तो आप इनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको उस क्लाइंट ने कंसेंट दे दी तो कर सकते हो, अदरवाइज जो है आप कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किए तो या फिर कोई चीज़ से आप एक्वेंटेड हो गए, कोई चीज़ आपको जो है नॉलेज में आ गई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। क्लियर? नाउ इसका प्रोवाइडेड देखते हैं, इसका प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट है दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। पहली चीज क्या कह रहा है, अगर कोई भी कम्युनिकेशन जो है किसी इलीगल पर्पस से की है, इसके इलस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे हम तब ये क्लियर होगा। इलीगल पर्पस मतलब क्लाइंट कह देता है कि यार मैं मर्डर करने वाला हूँ या मैं कुछ ऐसा कमिट करने वाला हूँ, फ्रॉड वगैरह ये सारी चीज़ें, और फिर तुम मुझे बचा लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन जो है इसको आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते, ये आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर उसके एम्प्लॉयमेंट जैसे ही कि उन दोनों के बीच में रिलेशन बिल्डअप हुआ क्लाइंट और अटॉर्नी का, और उस टाइम पे जो है उसने क्या किया, कोई क्राइम कमिट किया या कोई फ्रॉड कमिट किया जो कि उसकी नॉलेज में आ गया, तो उसको भी वो क्या करेगा, उसका जो भी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी है वो डिस्क्लोज करेगा, ठीक है। तो ये इसके प्रोविजन है, दो केसेस में जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। इट इज इमटेरियल वेदर द अटेंशन ऑफ सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील वॉज और वॉज नॉट डायरेक्टेड टू सच फैक्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, ठीक है। ये मटेरियल है कि वो जो है क्लाइंट के थ्रू उसे पता चल रहा है या किसी और के थ्रू पता चल रहा है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इन दो केसेस में जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा, वो अलाउड है कि वो इनको डिस्क्लोज कर सके, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन, द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस सेक्शन कंटिन्यूस आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज, ठीक है। जो अपन ने अभी जो सेक्शन के अंदर बात की थी सब क्लॉज 1 के अंदर, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना क्लाइंट और उनके बीच में, वो अगर उनका एम्प्लॉयमेंट सीज भी हो जाता है, ठीक है, अब उनकी रिलेशनशिप नहीं रही है क्लाइंट और अटॉर्नी की, फिर भी जो है वो कम्युनिकेशन क्या मानी जाती है, एक कॉन्फिडेंशियल मानी जाती है और आप उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। नाउ इसके इलस्ट्रेशन, अ क्लाइंट सेज टू बी एन अटॉर्नी, ए जो है वो क्या है क्लाइंट और बी जो है वो क्या है अटॉर्नी है। आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी एज द डिफेंस ऑफ अ मैन नोन टू बी गिल्टी इज नॉट अ क्रिमिनल पर्पस, दिस कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो ए जो है वो बी को कहता है उसके अटॉर्नी को कि मैंने जो है फॉर्जरी कमिट की है और मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरा डिफेंस करो, ठीक है, आप मेरे लॉयर बनो कोर्ट में और आप मुझे डिफेंस करो। एज द डिफेंस ऑफ ए मैन नोन टू बी गिल्टी इज नॉट अ क्रिमिनल पर्पस, ठीक है, आपको पता है कि उसने जो है ऑफेंस कमिट किया और आप उसको डिफेंड करने जा रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई क्रिमिनल पर्पस नहीं है, ठीक है। डिफेंड कर रहे हो आप एज ए एडवोकेट किसी को, तो ये कोई क्रिमिनल पर्पस नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन जो ए ने बी के से कही कि मैंने फॉर्जरी कमिट की है, ये क्या है, प्रोटेक्टेड है फ्रॉम द डिस्क्लोजर। क्लियर? नाउ बी,
A client says to B an attorney, I wish to obtain possession of property by the use of forged deed on which I request you to sue. तो A जो है B को कहता है यहाँ पे उसके अटॉर्नी को कि मैं जो है क्या करना चाह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो है वो फॉर्ज डीड से क्या करना चाह रहा हूँ, लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि फिर आप जो है उसके ऊपर केस लेके आओ। उसके अटॉर्नी को ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे जो ये कम्युनिकेशन है ना, ये क्या है, इन फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल पर्पज है। यहाँ पे वो क्या करना चाह रहा है, एक प्रॉपर्टी को जो है फॉर्ज तरीके से लेना चाह रहा है, और उसके बाद उसका अटॉर्नी को कह रहा है कि अब आप जो है ना इस पे केस लेके आना, ठीक है, मेरे बिहाफ पे जो है आप उस थर्ड पर्सन के ऊपर केस लेके आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसका पर्पस क्या है, क्रिमिनल पर्पस है, वो फ्रॉड कर रहा है किसी और पर्सन के साथ। तो यहाँ पे जो ये एक्ट जो है और ये कम्युनिकेशन जो है फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल पर्पस है, तो ये जो प्रोटेक्टेड नहीं है इसको आप डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो आई बिलीव कि इन दोनों इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको ये सेक्शन समझ आया होगा। इलस्ट्रेशन ए में तो क्या बात हुई थी कि उसने फॉर्जरी कमिट की है और वो उसके अटॉर्नी को कहता है कि यस मैंने फॉर्जरी कमिट की है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिफेंस लॉयर बनो कोर्ट के अंदर और आप मुझे डिफेंड करो, ठीक है। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल पर्पज नहीं है। यहाँ पे उसने कोई क्रिमिनल पर्पज की बेसिस पे उसको नहीं बोला है, यहाँ पे तो उसने एक्ट कमिट कर दिया। अब उसको डिफेंस के लिए एडवोकेट चाहिए, तो वो इसलिए यहाँ पे उसके अटॉर्नी को ऐसे बोल रहा है। तो ये वाली कम्युनिकेशन क्या है, ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। वो उसका अटॉर्नी जो है इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। पर इलस्ट्रेशन बी के अंदर हमने क्या देखा कि उसका क्लाइंट उसको कह रहा है कि मैं जो ये प्रॉपर्टी है ना इसका पोजेशन लेने वाला हूँ, और वो भी कैसे लेने वाला हूँ, फॉर्जरी के थ्रू, फॉर्ज डीड बनवाऊंगा एक, और सारा जो भी प्रोसीजर होता है उसके थ्रू जो है मैं इस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना मेरे बिहाफ पे जो है आप क्या करोगे, सूट फाइल करोगे, ठीक है। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो है ये प्रोटेक्टेड नहीं है, और उसका अटॉर्नी जो है ना इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रिमिनल पर्पस है, ठीक है। इसलिए ये है ना डिस्क्लोज करने के लिए प्रोटेक्टेड नहीं है, आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हो। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 127, सेक्शन 126 टू अप्लाई टू इंटरप्रिटर्स एक्सेट्रा। तो सेक्शन 126 और किस पे अप्लाई होता है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126 शैल अप्लाई टू इंटरप्रिटर्स, क्लर्क्स और सर्वेंट्स ऑफ बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी एंड वकील्स। तो ये इंटरप्रिटर्स पे भी ऐसे ही अप्लाई होता है जैसे कि अभी हमने बात करी थी प्लीडर्स और इन पे अप्लाई होता है। ये क्लर्क्स पे भी अप्लाई होता है और सर्वेंट्स पे भी अप्लाई होता है। अब ये क्लर्क और सर्वेंट्स किसके हैं, ये क्लर्क और सर्वेंट बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी एंड वकील के हैं, ठीक है। अगर इनको भी ऐसी कम्युनिकेशन के बारे में पता है तो ये लोग भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नाउ सेक्शन 128, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 126, and if any party to a suit or proceeding calls any such barrister, pleader, attorney or vakeel as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such barrister, attorney or vakeel on matters which but for such question he would not be at liberty to disclose। तो सेक्शन 128 की हेडिंग क्या कह रही है कि प्रिविलेज जो है वो क्या है, वेव्ड नहीं हो जाता अगर कोई भी वॉलंटरिंग एविडेंस देता है। वॉलंटरी आके अगर कोई एविडेंस दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रिविलेज जो है वेव हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी पार्टी टू सूट है ना, वो क्या कर रही है, कोर्ट में आके क्या कर रही है, एविडेंस दे देती है, ठीक है। एविडेंस दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट दे दी उसके बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील को, जिसकी बात हमने सेक्शन 126 में कही थी कि उसका मतलब ये नहीं माना जाएगा। अगर पार्टी कोर्ट में आके एविडेंस दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो है अपने अटॉर्नी, प्लीडर और वकील को जो है कंसेंट दे दी कि हाँ आप भी जो हो वो क्या कर सकते हो, हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हुई उसको डिस्क्लोज कर सकते हो। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं निकाला जाएगा। लेकिन कि एक प्रोविजो क्या कह रहा है इसके अंदर, लेकिन अगर पार्टी जो है वो खुद क्या कर रही है, कॉल करती है, क्या किसको कॉल कर रही है, बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील को एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर बुला रही है, ठीक है। पहले में तो क्या कर रही थी, खुद एज ए विटनेस आके एविडेंस दे रही थी तो उसको कंसेंट नहीं मानेंगे। लेकिन सेकंड में क्या कर रही है, वो बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील को बुलाती है एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर, ठीक है। और
तो इससे क्या मतलब निकाला जाएगा, इससे ये मतलब निकाला जाएगा कि वो पार्टी जो है उसने क्या कर दिया है, कंसेंट दे दी, शैल बी डीम टू हैव कंसेंटेड, मतलब कि इम्प्लाइडली जो है यहाँ पे क्या हो चुकी है, कंसेंट आ चुकी है पार्टी की तरफ से कि यस मैंने आपको एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर बुलाया, अब आप जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन हुई है उसको आप जो है क्या कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहला इंस्टेंस ये कह रहा है कि जब पार्टी एज ए विटनेस बन के आती है और एविडेंस देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अटॉर्नी भी एविडेंस दे सकता है, लेकिन सेकंड में जो है पार्टी उनको एज ए विटनेस बुला रही है कोर्ट के अंदर और फिर एविडेंस देने को कहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये माना जाएगा कि पार्टी ने कंसेंट दे दी है कि यस आप जो है इसको डिस्क्लोज कर सकते हो जो भी कम्युनिकेशन हमारे बीच में हुई है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 129। एक चीज और है सेक्शन 128 के अंदर, जो सेक्शन 126 पढ़ा था ना वो किस पे अप्लाई होता है, सेक्शन 126 अप्लाई होता है बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील पे। ठीक है, वहां पे अपन ने 4 चीजें पढ़ के आए थे, बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील। ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 128 है ना ये अप्लाई होता है क्लाइंट्स पे। ये किस पे अप्लाई हो रहा है, ये क्लाइंट के लिए सेक्शन है, यहाँ पे क्लाइंट का रोल है। और वहाँ पे किन का रोल है, वहाँ पे तो बैरिस्टर, प्लीडर और अटॉर्नी को बोला गया था आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और यहाँ पे क्लाइंट की बात की है कि क्लाइंट जो है अगर वो बुला रहा है तो कर सकता है, क्लाइंट खुद एज ए एविडेंस देने आया तो नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीज़ याद रखना कि 126 जो है वो किसकी बात करती है, बैरिस्टर, अटॉर्नी की बात करती है, और 128 जो है वो किसकी बात करता है, क्लाइंट की बात करता है। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 129, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर। No one shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others। ठीक है, तो 129 क्या कहता है कि अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है क्लाइंट और उसके लीगल प्रोफेसर के बीच में हुई है तो उस कम्युनिकेशन को आप जो है क्या नहीं कर सकते हो, कंपेल नहीं कर सकते हो उस पर्सन को कि आप डिस्क्लोज कीजिए इसको। ठीक है, लेकिन अगर वो पर्सन जो है ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज ए विटनेस, अगर वो खुद एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है, अगर वो एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर आ रहा है और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि किसी एविडेंस को प्रूव करने के लिए उस विटनेस को ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तब उसको जो है क्या कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हो, और वो उस इंफॉर्मेशन को, उस कम्युनिकेशन को क्या कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है। जहाँ पे कोर्ट को लग रहा है कि उसकी कम्युनिकेशन अगर डिस्क्लोज होगी तो वो एक्सप्लेन कर पाएंगे उन एविडेंसेस को, कोर्ट को हेल्प मिलेगी उसकी कम्युनिकेशन से, तो यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को आप डिस्क्लोज कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई कंपेल नहीं करेगा कि आपके और आपके लीगल एडवाइजर के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है आप उसको डिस्क्लोज कीजिए, लेकिन अगर वो एज ए विटनेस बन के आ रहा है और वो हेल्प कर रहा है एविडेंस में तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 130, तो सेक्शन 121 से 129 तक क्या पढ़ा अपन ने, प्रिविलेज कम्युनिकेशंस पढ़े थे। नाउ ये नॉर्मल सेक्शन है, ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he holds any property as pledge or mortgagee, or any document the production of which might tend to criminate him unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims। तो यहाँ क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट पार्टी, तो क्या टाइटल डीड्स की बात हुई यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कोई भी विटनेस जो कि पार्टी टू ए सूट नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ विटनेस है लेकिन वो पार्टी नहीं है उस सूट की, ठीक है, तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते वो टाइटल डीड प्रोड्यूस करने के लिए जो कि उसके पास कैसे आई है, एज ए प्लेज और मॉर्टगेज के थ्रू वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास आए या वो टाइटल डीड उसके पास आई है। ठीक है, तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये कि अगर उसके पास प्लेज और मॉर्टगेज के थ्रू जो है कोई टाइटल डीड या डॉक्यूमेंट आया है तो आप उसे कंपेल नहीं करोगे जब वो क्या है, विटनेस है, ठीक है, पार्टी नहीं है। सेकंड चीज़ क्या कह रहा है,
सेकंड चीज ये कह रहा है कि जब उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर दूंगा ना तो ये मुझे क्या कर देगी, क्रिमिनेट कर देगी, मतलब मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे कि मेरे को जो है पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है ना, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज हो सकती है, कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं या पेनल्टी वगैरह इम्पोज हो सकती है मेरे ऊपर। तो उस केस में भी है वो जो क्या कर सकता है, उस टाइटल डीड को जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पहली चीज समझ में आ गई। सेकंड जो है उसको लग रहा है कि उसके प्रोडक्शन से उसको क्या होगा, क्रिमिनेशन होगा, मतलब कि सॉरी क्रिमिनेट हो जाएगा वो, उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी वगैरह लग जाएगी, तो उस केस में नहीं कर सकता। लेकिन प्रोविजो क्या कहता है इसका, अनलेस ही हैज अग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस, अगर जो पर्सन उससे वो प्रोडक्शन मांग रहा है, जो पर्सन उससे वो टाइटल डीड मांग रहा है, ठीक है ना, या फिर वो पर्सन जो उससे क्लेम करता है उस प्रॉपर्टी का, अगर उस पर्सन के साथ वो अग्रीमेंट कर लेता है, पहले ही कोई रिटर्न में वो लोग अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ जब मैं इस टाइटल डीड का और इस डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन मांगू और जब मैं तुम्हें कहूँ कि तुम लाके इसको प्रोड्यूस करना, और वो दोनों आपसी में जो है वो क्या करते हैं, एग्रीमेंट करके साइन कर लेते हैं कि हाँ जब तुम ये मांगोगे मुझसे मुझसे मंगवाओगे कोर्ट के अंदर तो मैं लाके दे दूंगा, तो उस केस में जो है वो मना नहीं कर सकता, उस केस में उसको लेके ही जानी पड़ेगी वो टाइटल डीड और डॉक्यूमेंट। नाउ क्लियर, आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ सेक्शन 131, production of documents or electronic records which another person having possession could refuse to produce. No one shall be compelled to produce documents in his possession or electronic record under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession or control unless such last mentioned person consents to their production. सेम चीज है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात आ रही है, वहां पे टाइटल डीड की बात आ रही थी, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट की बात आ रही है। तो यहाँ पे आप उसे कंपेल नहीं कर सकते हो और वो रिफ्यूज कर सकता है कि मुझे प्रोड्यूस नहीं करने हैं ऐसे डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अनलेस क्या है, अगर पर्सन ने उसके साथ राइटिंग में लिखा हुआ है कि हाँ जब भी मुझसे मांगेंगे और मुझे बोलेंगे कि आपको प्रोड्यूस करना है तो मैं करूंगा, तो उस केस में वो करेगा, अदरवाइज जो है वो रिफ्यूज कर सकता है। सो सेक्शन 131 जो है 130 का एक्सटेंशन है। सो क्लियर नाउ। Now section 132, witness not excused from answering on ground that answer will criminate, ठीक है, तो witness जो है ये excuse नहीं ले सकता कि अगर मैं ये आंसर कर दूंगा तो ये मुझे criminate कर देगा। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind. तो यही बात है कि विटनेस जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि अगर मैं ऐसा कोई भी आंसर कर दूंगा जो कि मैटर इन इशू है किसी भी सूट और सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, जो कि मुझे क्रिमिनेट कर देगा या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है मुझे क्या कर देगा, हो सकता है कि उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है मैं क्रिमिनेट हो जाऊं या फिर मुझे कोई पेनल्टी या फोरफीचर का सामना करना पड़ जाए। प्रोविजो दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन और बी proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer। अभी ऊपर तो क्या कह रहा था कि मैं ऐसा कोई सा भी आंसर नहीं दूंगा जो मुझे क्रिमिनेट करे, लेकिन इसका प्रोविजो क्या कहता है कि अगर विटनेस ने अगर ऐसा कोई आंसर दे भी दिया जो कि उसको कंपेल किया जा रहा है कि नहीं तुम बताओ, तो अगर वो आंसर दे भी देता है जो कि उसे क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है, वैसा आंसर उसने दे दिया, तो उस केस में ना ही तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और ना ही उसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन लाया जाएगा, ठीक है ना। अगर विटनेस वो आंसर दे देता है जो कि उसको क्या कर रहा है, क्रिमिनेट कर रहा है या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिमिनेट कर सकता है वो आंसर, अगर ऐसा आंसर करने के लिए उसे कंपेल कर दिया जाता है और वो दे देता है, तो ना ही उसको अरेस्ट किया जाएगा, ना ही उसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन लाया जाएगा और ना ही उसके स्टेटमेंट्स को या जो भी कुछ भी उसने आंसर दिया उसको किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उसके अगेंस्ट प्रूव किया जाएगा। लेकिन अगर वो फॉल्स एविडेंस दे देता है तो उस केस में जो है उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा फॉर फॉल्स एविडेंस, ठीक है। अगर वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है तो फॉल्स एविडेंस का जरूर हम उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ला सकते हैं, अदरवाइज जो है हम उसको ना ही अरेस्ट करेंगे, ना ही प्रोसिक्यूशन लेके आएंगे, ना ही किसी फर्दर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उनके वही स्टेटमेंट जो है उसके अगेंस्ट प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। तो पहला क्या कह रहा था, सब क्लॉज 1 तो कह रहा था कि विटनेस ऐसा आंसर नहीं कर सकता, वो रिफ्यूज कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं देना,
अगर हम उसे कंपेल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं आप दीजिए और वो दे देता है, तो ना ही हम उसे अरेस्ट करेंगे, नहीं प्रोसिक्यूट, और नहीं अगर फर्दर हम उसके अगेंस्ट प्रूव करेंगे। लेकिन फॉल्स एविडेंस दे रहा है तो हम उसका प्रोसिक्यूशन जरूर लेके आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 133, अकम्प्लिस। इंपॉर्टेंट सेक्शन है अकम्प्लिस। एन अकम्प्लिस शैल बी अ competent witness against an accused person, and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। तो सबसे पहले तो ये जान लेते कि अकम्प्लिस क्या होता है। अकम्प्लिस क्या होता है, 5-6 लोग हैं जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है, उसमें से एक पर्सन जो है वो क्या है, अकम्प्लिस हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, वो अगेंस्ट हो जाता है उनके, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट हो रहा है, मतलब कि वो सह अपराधी है, मतलब कि उसने भी उनके साथ मिलके ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन लेटर ऑन जो है वो क्या हो रहा है, उनके अगेंस्ट हो रहा है। अब उन्हीं के अगेंस्ट जो है वो क्या कर रहा है, एविडेंसेस दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं अकम्प्लिस होना, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सह अपराधी, मतलब कि जिसने अपराध में जो है उसकी भागीदारी थी, लेकिन अब जो है वो क्या कर रहा है, उन्हीं अपराधियों के अगेंस्ट जो है एविडेंसेस दे रहा है, उसे हम कहते हैं अकम्प्लिस। तो ये सेक्शन 133 क्या कह रहा है कि अकम्प्लिस जो है वो क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस है। और किसके अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस है, अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो है अकम्प्लिस को हम क्या मानते हैं, कॉम्पिटेंट विटनेस मानते हैं। एंड ए कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकॉरबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। अगर अकम्प्लिस जो है ऐसे कोई भी स्टेटमेंट दे देता है एज ए विटनेस, और उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे जो है क्या हो जाता है, अक्यूज का कन्विक्शन हो जाता है, तो उस कन्विक्शन को हम क्या नहीं मानेंगे, इलीगल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने उसके स्टेटमेंट को कॉरोबरेट नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके स्टेटमेंट को सोलली उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, अक्यूज को जो है वो क्या कर दिया, गिल्टी प्रूव कर दी उसकी, और उसको पनिशमेंट दिया है। तो उस केस में जो है हम क्या नहीं मानेंगे, उसका कन्विक्शन इलीगल नहीं मानेंगे। नाउ इसके केस लॉ देखते हैं। राम गोपाल वर्सेस स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ अकम्प्लिस मस्ट बी टेकन विथ क्वेश्चन ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, कन्विक्शन ऑन अनकॉरबोरेटेड टेस्टिमनी, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है अकम्प्लिस का क्वेश्चन के साथ लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो क्या था, वो भी तो उस ऑफेंस में मिला हुआ था उन लोगों के साथ, वो भी तो क्या था, एक अक्यूज था। अब लेटर ऑन वो बदल गया, और एक्सेप्शनल केसेस में ही जो है वो क्या हो सकता है, अनकॉरबोरेटेड टेस्टिमनी पे जो है किसी भी अक्यूज पर्सन का कन्विक्शन हो सकता है। अदरवाइज हमेशा इसकी कॉरबोरेशन की जरूरत पड़ती, हम अनकॉरबोरेटेड टेस्टिमनी पे किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। नाउ सेकंड केस लॉ, बरकत अली वर्सेस क्राउन। अकम्प्लिस इज प्राइमरीली एन ऑफेंडर, सो हिज स्टेटमेंट इज टू बी कॉरबोरेटेड। इस केस में क्या बोला था कि प्राइमरीली तो वो क्या है, वो भी तो एक ऑफेंडर ही था ना, वो उसने भी तो साथ में ऑफेंस कमिट किया, तो हम उसके स्टेटमेंट को कॉरोबरेट करेंगे, ये कंपल्शन है। हम अनकॉरोबरेटेड करके हम उसका स्टेटमेंट जो है उसको किसी और फर्दर एविडेंस से हम कॉरोबरेट नहीं कर रहे, और सिर्फ उसके स्टेटमेंट पे किसी को कन्विक्ट कर दे, ये फेयर नहीं होगा। तो उसके स्टेटमेंट को हमेशा कॉरोबरेशन की जरूरत पड़ेगी, इस केस लॉ में ये कहा गया था। नाउ नेक्स्ट, is there any contradiction between section 114 illustration B and section 133? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन रेज हुआ है कि क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन है सेक्शन 114 बी के इलस्ट्रेशन में और सेक्शन 133 के अंदर, ठीक है। आप एक बार डायरेक्ट इसको गो थ्रू करना कि 114 बी का इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है और सेक्शन 133 जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या बात कर रहा है। तो इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है सेक्शन 1114 का, डेट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कॉरबोरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स। तो 114 बी में क्या बोला गया कि अकम्प्लिस जो है वो क्या है, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते क्योंकि वो भी तो ऑलरेडी एक ऑफेंडर था। लेटर ऑन जो है वो क्या हो चुका है, टर्न अप हो गया, और वो क्या कर रहा है, उनके अगेंस्ट में अब एविडेंस दे रहा है ना। तो वो हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, इतना क्रेडिट हम उस पर्सन को नहीं दे सकते जो कि ऑलरेडी एक ऑफेंडर रहा गया है, ठीक है। अनलेस ही इज कॉरबोरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स, जब तक कि हम उसको कॉरबोरेट नहीं कर लेते मटीरियल पर्टिकुलर्स, जो भी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स है, उन सारी चीज़ों को हम क्या है अदर एविडेंस से कॉरबोरेट नहीं करते, तब तक जो है हम किसी को भी उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे कन्विक्ट नहीं कर सकते, है ना। और जो सेक्शन 133 कह रहा है, क्या कह रहा है 133 में हमने क्या पढ़ा था कि कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन अनकॉरबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम अकम्प्लिस कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है और उसके बेसिस पे जो है हम क्या करते हैं, अक्यूज को कन्विक्ट कर देते हैं, तो उसके कन्विक्शन को हम इलीगल नहीं मानेंगे।
जबकि इलस्ट्रेशन बी क्या कह रहा है कि अकम्प्लिस जो है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है और हमको उसका स्टेटमेंट जो है हमेशा कॉरोबरेट करना ही करना है। पहली चीज़ तो ये आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा, पहला पॉइंट डिफरेंस का पता चल गया। अब ये सेकंड कह रहा है नो दे आर सप्लीमेंट्री, जो ये क्वेश्चन रेज हुआ था ना कि क्या दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, अब कंफ्यूजन हो गया ना, क्योंकि इलस्ट्रेशन बी तो कह रहा है कि अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है एंड 133 कह रहा है कि नहीं, आप उसके सोल स्टेटमेंट के बेसिस पे भी जो है अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हो और उसका कन्विक्शन इलीगल नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है ये, नो दे आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री। 114 का इलस्ट्रेशन बी एंड सेक्शन 133 आर सप्लीमेंट्री है। कैसे सप्लीमेंट्री है? सेक्शन 133 जो है ना वो एक जनरल रूल है। 133 जनरल रूल इन द सेंस क्या है, इसमें 133 में ये इसलिए लिखा गया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जब जो है कोर्ट को कॉरपोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्राइमा फेसी हर चीज़ क्लियर हो चुकी होती है स्टेटमेंट्स के थ्रू। अगर कोर्ट को लग रहा है कि कॉरपोरेशन की ज़रूरत नहीं है और जो अकम्प्लिस है उसका स्टेटमेंट ही इटसेल्फ सफिशिएंट है, तो उस बेसिस पे जो है आप अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हो। और अगर आप उसके स्टेटमेंट पे उसको कन्विक्ट कर रहे हो तो उसका जो कन्विक्शन है वो इलीगल नहीं कहलाया जाएगा। जस्ट बिकॉज आपने उसको कॉरोबरेट नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कन्विक्शन इलीगल है। सेक्शन 33 सिर्फ एक जनरल रूल बात करता है कि आप जो है वो कर सकते हो बिना कॉरोबरेशन के भी। While illustration B of section 114 is a rule of prudence and ask court for question because accomplice is an offender so he must be corroborated। और 114B का क्या कह रहा है, ये एक रूल ऑफ प्रूडेंस है। मतलब कि क्या है कि कोर्ट को जो है हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अकम्प्लिस है ना वो भी एक टाइम पे क्या था, ऑफेंडर था। तो उसका जब भी स्टेटमेंट लो तो बहुत ध्यान से लो, बहुत केयरफुल तरीके से उसका स्टेटमेंट लेना चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि वो भी एक वक्त पे क्या था, ऑफेंडर था, उसने भी वो ऑफेंस कमिट किया, वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था ना। तो यहाँ पे कोर्ट के लिए एक डायरेक्शन है कि जब भी आप इनके स्टेटमेंट्स लो तो आप रूल ऑफ प्रूडेंस अप्लाई कीजिए और इनके स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से लीजिए, ठीक है ना। इसलिए बोला है कि सो ही मस्ट बी कॉरोबरेटेड, ठीक है। तो उनके स्टेटमेंट को कॉरोबरेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हम टोटली उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। Hence, presumption under section 114 is rebuttable and legal presumption under section 133 is both rebuttable and unrebuttable। तो section 114 का जो presumption बात करी थी कि अकम्प्लिस जो है वो क्या है, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, लेकिन हम उस प्रिजम्पशन को क्या कर सकते हैं, रिबर्ट कर सकते हैं, और वो क्या है, एक लीगल प्रिजम्पशन है। हम लीगली ये मान के चलते हैं कि जो अकम्प्लिस होता है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होता ही होता है, क्योंकि एक समय पे वो खुद भी क्या था, ऑफेंडर था, उसने भी वो ऑफेंस कमिट किया, वो भी अदर अक्यूज के साथ मिला हुआ था, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, रिबर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अदर एविडेंसेस से हम रिबर्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 133 जो है क्या है, रिबर्टेबल एंड अनरिबर्टेबल है। अनरिबर्टेबल एंड रिबर्टेबल का क्या मतलब, अनरिबर्टेबल के केस में जब प्राइमा फेसी सब कुछ दिख रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ भी रिबर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कुछ है तो आप यहाँ पे रिबर्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। ये कन्फ्यूजन बहुत से लोगों का रहता है कि यार 114B में तो कुछ और बात कहता है और सेक्शन 133 तो कुछ और ही कह रहा है, समझ में ही नहीं आता कि बात किसकी माननी है। तो दोनों कुछ भी गलत नहीं कह रहे, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं। बस 133 में एक जनरल बताया है कि आप एक्सेप्शनल केसेस में जो है अनकॉरोबरेटेड टेस्टिमनी पे भी आप कन्विक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ सेक्शन 134 नंबर ऑफ विटनेसेस, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि कितने विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं ना, कितने नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए होते हैं। तो प्री में एक बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने 4 चाहिए, 10 चाहिए, 2 चाहिए, 3 होते हैं, कितने नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, या नन ऑफ द अबाव आ जाता है। नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट, ठीक है। तो नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस, कोई भी नंबर ऑफ विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इतने ही विटनेसेस लाके प्रेजेंट कर सकते हो ना, आप एन नंबर ऑफ विटनेसेस लाके भी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस इन एनी केस बी रिक्वायर्ड टू प्रूव एनी फैक्ट। सो 134 इज इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ विटनेसेस के केस में नो नंबर ऑफ विटनेसेस आर रिक्वायर्ड। आई होप आपको ये सारे प्रोविजंस क्लियर हुए होंगे, अकम्प्लिस का जो भी कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हुआ होगा, प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ
सकते हो। ये विटनेसेस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है, अगर आपको इनमें कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझे पूछ सकते हो, पर्सनली मेल भी कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।